हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे होंगे. ठीक है, सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अनदर लेक्चर ऑन डिटर्मिनेंट्स विद द फर्दर टॉपिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट. सो टुडेज लेक्चर जो हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ने वाले दैट विल बी द एंड टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. ना ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई कैन गिव यू दैट हर एक साल अगर जेई में का क्वेश्चन उठा कर देखो ना, हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा. हर एक शिफ्ट में इसका क्वेश्चन रहता है. ठीक है, सो बाय दिस यू कैन हैव सेंस दैट हाउ इंपॉर्टेंट द टॉपिक इज. ठीक है, काफ़ी आसान टॉपिक है और काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है टॉपिक अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे या फिर डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ने जाते हो ना, तो टफ हो जाता है टॉपिक. ठीक है, बट टुडे आई गोना मेक यू दिस टॉपिक वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर. ठीक है, जो जो टाइम मैंने बताऊंगा. ठीक है, बेसिकली सॉल्यूशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आपको सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है डिटरमिनेंट्स में, दैट इज क्रेमर्स रूल. ओके, सो इन क्रेमर्स रूल वी गोना बेसिकली स्टडी, और मैं फ्लो चार्ट के सारे से लो लेक्चर है ना उसको मैं डिलीवर करने का कोशिश करूंगा. ठीक है, सो दैट यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग इन पर्टिकुलर थिंग. ओके, एंड यू डोंट हैव टू लुक आउट फॉर एनी अदर रिसोर्सेज फॉर दिस. तो इसके साथ आप लेक्चर के साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. ठीक है, तो आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर. So this is basically about me. If you are knowing me, then you can skip this slide, and if you are not, then just read this particular slide. Okay, so today's goal will basically starting with the revision of determinant. तो डिटर्मिनेंट में जो जितना ही पढ़ रखे ना उसका रिवीजन करने वाला है. अगर आप डिटर्मिनेंट का जो प्लेलिस्ट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का अगर स्टार्टिंग से नहीं फॉलो कर रहे हो, देन यू वोंट बी एबल टू एंड टेक द गुड एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स. अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो और अगर सारे लेक्चर्स देख रहे हो, देन यू विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. एंड यू नो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कोई भी एग्जाम फॉर्म हो ना, तो कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो आई होप यू आर डूइंग सो. ओके, so and after this particular lecture of the solution of linear equation we're going to practice some all important questions which all types of question जो जितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में बन सकता है तो वो भी मैंने ले रखा है. ठीक है, तो ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच आई हैव टेकन आर फ्रॉम जेई क्वेश्चंस ओनली. ओके, so let us start with the revision of determinant. I hope the concept of determinant was basically clear. Okay, the concept of determinant from the first lecture only I am actually talking about whenever we multiply the individual element with its cofactor and add along any particular row or any particular column, then we get the value of the determinant. Okay, and if we forgetly and mistakenly multiply that particular element with corresponding cofactor of any other row or any other columns cofactor, then we end up getting the result as 0. Okay, so I hope that particular point was very clear from the very basic structuring lecture. And then we moved on to study about the solution of determinants, and we also studied about a short trick to solve determinant. If you haven't checked out that particular lecture, go check out that particular lecture. In the lecture number 1 I have talked about the short trick to solve the 3x3 determinant. Okay, and then we moved on and studied about the properties of determinant, by which we studied about element transformation जो सबसे ज़्यादा important था. तो I stressed upon element transformation very much. Okay, so let us take a question on elementary transformation so that you will have the revision, a good revision. Okay, now this question, there was a question in which a determinant was given as d1, and this says that this is, and the elements are given as a, this is b, this is c, and these elements are given as c, this is b, this is a, this is c, and this is b, and this is a. And again another determinant is given as d2, which is given as a, which is given as b plus c, this is given as a plus c, this is given as a plus b. Okay, and this particular determinant, this row is given as a plus b, c plus b, this is given as c plus a, this is given as c plus a, this is given as a plus b, and this is given as b plus c. And in the options actually you have to find out what is the relation between d1 and d2, how they are actually related, this particular question mark you have to calculate. Now what I actually see from this particular question, now if I have to find the relation, you can do one thing, you can approach this question by taking d2, because this is a bigger determinant to solve, I guess so. And when you particular solve this determinant and you try to make this in particular terms of this particular determinant, then we get to the result. So what I particular see, now in any particular column if you see and sum up the elements, if you sum up the elements you will get a constant number in any particular first row. Okay, so what I try to apply, a elementary row transformation, that is r1 goes to r1 plus r2 plus r3. If I try this transformation out, and what will I left with d2 as, I will get d2 as 2 times of a plus b plus c, and same with this particular element, and same with this particular element. Okay,
Now what I will let here, a plus b, this will be c plus a, this will be c plus b, this will be a plus b, and this will be c plus a, this will be b plus c. Now what I see, and I have already talked about, whenever any particular row or any particular column is actually multiplied by same constant, then constant can be taken out of the determinant. So what I try to do over here, I take 2 common out from every of the first row, and this is, and ये क्या होने वाला है, there is basically 2 times of the this particular determinant. Now simultaneously I want to apply another transformation, that is, once I am done with this transformation, I want to apply the transformation, that is, row 2 goes to row 2 minus row 1, and row 3 goes to row 3 minus row 1. Now why I did apply this transformation? In order to get the determinant d2 as terms of d1. Okay, so while I am to apply this transformation, so I will get the result as, a plus b plus c, and here over here minus c, over here I will get at it as minus b. Okay, here a plus b plus c, over here I will get as minus of a, and over here I will get as this is a plus b, so I will get here minus c, and this is a plus b plus c, over here I will get minus b, over here I will get minus of a. Okay, now what I see over here, that my negative is common in this particular second row, and another negative is common in this particular second row. So we take minus 1 from second row and minus 1 from third row, and we end up getting a positive quantity, because minus 1 into minus 1 is basically minus 1. That is, if you multiply, if you take this minus common from both these rows, then the result won't be remain any, then the result won't change. Okay, now what again I see, I want to take this determinant d2 in form of d1. So what I have to change, I have to change the first row. मेरे को पहला रो चेंज करना है, पहला रो कैसे चेंज करना है, द ए बी एंड सी आना है, तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी. सो व्हाट आई डू, आई अप्लाई अनदर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज रो 1 गोज टू रो 1 माइनस ऑफ रो 2 प्लस रो 3. And if I apply this particular transformation, what I will end up getting the result as, b plus c, a plus b plus c minus of b plus c, then this will be a, and this will be b, and this will be what, this will be c. Okay, so what I see over here, after this particular final transformation that I applied this particular transformation, then what the result I get, I get the result as d2, the result of d2, the determinant d2 will basically be 2 times of d1. And this particular thing was actually asked in the question, that you have to approach this particular determinant by row transformation or elementary transformation. You have to change this d2 in terms of d1, and how much times it is related to d1, that particular question was given in the question. So we saw this answer is 2. So this particular relation was established between d2 and d1. So I hope this particular question makes you very clear the elementary row transformations. Okay, so let us move on with this topic of solution of simultaneous linear equations. Now this topic of simultaneous linear equation by determinant method is basically named as the Cramer's rule. Okay, so let me write over here, this solution of simultaneous linear equation in 3 variables, okay, is actually the process we want to study over here is basically Cramer's rule. Okay, so we're gonna basically study about Cramer's rule. Okay, now let us take 3 particular equations. Okay, let us, for example, if we have 3 variables, so what is the minimum number of equation you required in order to get to the results? So for example there are 3 variable x, y, z. So इसके लिए x, y, z का 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, अगर 3 वेरिएबल को निकालना है तो you need 3 basically equations, 3 equation involving this x, y, z. Okay, so for example we are given with an equation a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, this first equation, and second equation a2x plus b2y plus c2z is d2, this is the second equation, and simultaneously a2x plus a3y plus c3z, okay, c3z is basically d3, that is third equation. So from here I see there are 3 equations. Now what I try to do, okay, now before proceeding up to the solution, let us recapitulate the 2 variable equations. Okay, now whenever we were in the basic classes or in elementary school level, we actually learnt about to solve two variable equations. So for example we have a 2 variable equation, that is a1x b1y is equal to c1, और एक मेरे पास इक्वेशन है a2x plus b2y is equal to c2. मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं. अब अगर इसको सॉल्व करना था ना, तो हम लोग क्या करते थे, इसको मान लो a2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको a1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ.
सो इफ आई मल्टीप्लाई A2 इसको पहले से और A1 विद सेकेंड से और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सो व्हाट आई गेट, द x वाला क्वांटिटी कैंसिल हो जाने वाला है, तो y में क्या बचने वाला है, दैट इज बेसिकली A2 टाइम्स ऑफ B1 माइनस ऑफ A1 टाइम्स ऑफ B2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू, और इसको A1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक्चुअली आई मेड अ मिस्टेक, ओके I made a mistake, minus will be over here, okay, so minus over here and there will be plus, okay, A1 times of B2 minus A2 times of B1 is equal to C2 times of A1 minus of C1 times of A2. So when I apply this particular result, this y comes out to something like this. अगर इसको थोड़ा चीज़ तसल्ली से देखोगे ना, तो बेसिकली दिस इज 2x2 डिटर्मिनेंट. सो दिस डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A1 C2 over here and A2 and C1 over here. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग द डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, उसको भी डिटर्मिनेंट से लिख सकते हैं, एंड डिटर्मिनेंट कैन बी डिवाइडेड बिकॉज इट इज अ नंबर. सो इसको भी लिख सकते हैं A1 A2 B1 एंड B2. सो व्हाट वी सी दैट दिस पर्टिकुलर, अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ ना, इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ, फॉर एग्जांपल आई लेवल दिस मैट्रिक्स एट कैपिटल D एंड दिस मैट्रिक्स बेसिकली द कोफिशिएंट मैट्रिक्स. तो क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिख देखो, ठीक है. सो बिफोर डूइंग सो, ओके, आई डिड वन मिस्टेक अगर हियर अगेन. Okay, cool. Actually I changed the row with that column, okay, so this particular thing I have to actually take care of, okay. So this thing can also be written as, okay, this thing can also be written as like this, A1 and C1 and A2 and C2 over here, okay. Now divided by this particular thing can be written as A1 and B1 over here and A2 and B2 over here. You know that whenever we take a transpose and उसका डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों सेम होता है बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके. सो अगर ये वाला चीज़ पता होगा, ओके, सो वी कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, ओके. नाउ व्हाट वी ट्राई टू फाइंड ओवर हियर, अगर मैं कोफिशिएंट वाला जो मैट्रिक्स बनाऊँ ना, A1 B1 एंड ओवर हियर A2 एंड B2 एंड अगेन दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट मैं इसको D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड व्हाट इफ आई रिप्लेस एनी पर्टिकुलर रो with C1 and C2, then I replace this particular, अगर मैं C1 और C2 को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस करो, then I represent it as D1 and इसको मैं लिख रहा हूँ C1 B1 and C2 B2 and simultaneously मैं D2 को एक रिप्रेजेंट करके लिख रहा हूँ when I am replacing the second column, that is C1 and C2. So what I see over here ना, अगर मेरा जो ये वाला नीचे वाला पोर्शन है ना, तो नीचे वाला पोर्शन है, दिस बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल D, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल D2 डिटर्मिनेंट ऑफ D2. सो व्हाट आई फाउंड फ्रॉम हियर, व्हाट आई सी फ्रॉम हियर, अगर मेरे को सेकेंड वाला वेरिएबल निकालना है, दैट इज द सेकेंड वाला वेरिएबल, दैट इज y. सो व्हाट आई परफॉर्म, दैट इज D2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय D का डिटर्मिनेंट. एंड सिमिलरली अगर तो आप प्रोसीड करके देखते हो ना, अगर x का वैल्यू जो देखते हो ना, तो दिस विल ऑल्सो कम आउट समथिंग लाइक दिस, D1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय D का डिटर्मिनेंट. आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर, ओके. So from this particular notion, I actually go on and approach the particular concept of 3 cross 3a. अगर डिटर्मिनेंट दे रखा है एंड अगर 3 वेरिएबल दे रखा है, 3 इक्वेशंस दे रखा है, हाउ टू सॉल्व दैट. So this particular notion is actually known as the Cramer's rule, okay. And the Cramer's rule actually talks about how to solve this particular 3 cross 3 variables, okay. Like 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है simultaneously, okay. So let me start again with this particular thing. Okay, I hope you have taken the notes of it, okay. I am clearing it out. Okay, so let us move back to that particular thing. एंड इफ आई ट्राई टू डेवलप द सेम लॉजिक, अगर मैं वही 2x2 जब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन था, जिसका जो लॉजिक मैंने डेवलप किया जाए डी के टाइप में, अगर यहाँ पर भी सेम लॉजिक डेवलप करूँ तो लेट अस राइट दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स एज कैपिटल D एंड उसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है उसको मैं D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है. एंड इसको मैं लिख रहा हूँ A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 A3 B3 एंड C3, ओके.
And now the D are arranged in the same order as they occur in the coefficient of this particular equation. The elements, these particular elements are arranged in the same order as they occur in the coefficient. Okay, now let us do one thing. Again, we are approaching the same result like that of the two variable two equations. That D1 will be something what when we replace these particular elements with the first column. Okay, now let us do this. Then what I get the determinant as? I get the determinant as D2, D3 and D1 over here of this particular first row, and this will remain the same. Okay, these particular elements remain the same. Okay, these elements, the second column and the third column elements remains the same. The second column and the third column elements remains the same. तो इस particular determinant को मैं बोल रहा हूँ D1, ठीक है. Now D1 is actually obtained by replacing the first column of D by D1, D2 and D3. जो ये वाला particular जो values दे रखा है ना, उसको अगर replace करो first column से, then we end up getting D1. And simultaneously you can proceed. D2 क्या होगा? D2 basically जो first column और second third column को change नहीं होगा. कौन से change होने वाला है? Second column. उसको किससे रिप्लेस हो जाना है? D1, D2 and D3. I hope this particular concept is clear. And simultaneously you can also make D3 as well, which is formed by replacing the third column with D1, D2 and D3. I hope this particular thing is clear. Now let us move. Okay, let us study the system. Now before starting about the solution का approach कैसे होगा, तो there are two basically systems. Okay, now there are actually two types of system. एक होता है, तो सबसे पहले before moving on, okay, now the system is known as homogeneous system. Okay, homogeneous system, and there is another system which is known as a non-homogeneous system. Okay, ठीक है. Now homogeneous और non-homogeneous का मतलब क्या है? Okay, so I will make it very clear. अगर homogeneous system दे रखा है ना, तो the value of D1 and D2 and D3 are equally, all are equal and are equal to 0. All are equal and they are equal to 0. ठीक है. और जो क्वेश्चन बनता है ना, बहुत सारा क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर बनता है. Okay, now अगर non-homogeneous equation दे रखा है ना, तो the thing is like D1, D2 and D3, okay, they must not be 0. They must not be 0. कोई एक 0 हो सकता है, but not all of them are 0. कोई एक 0 हो सकता है, but not all of them are 0. So this particular difference arises. Okay, D1, D2 and D3 are not equal to 0. कोई एक 0 हो सकता है, but not all of them are 0. Now in this particular case we have two cases. Okay, we actually have two cases. अगर आप सोचोगे ना, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, मान लो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, और आप क्या कर रहे हो ना, जब D1, D2 and D3 कैलकुलेट कर रहे हो, so what you will end up getting the result as? Okay, so what will you end up getting the result as? अगर D1, D2 और D3 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो ना, और अगर D1, D2 and D3, this small d1 and small d2 and small d3 are 0, तो any particular row or a column of a determinant is 0, then the determinant value क्या होने वाला है? अगर homogeneous के केस में क्या होने वाला है? D1, D2 and capital D3 will all be 0. ठीक है. So in this particular case, the D1, capital D2 and capital 3 are all the values are 0. बिकॉज द एनी पर्टिकुलर एक कॉलम 0 होने वाला है. अगर आप D1 के केस में देख रहे हो ना, तो स्मॉल D1, स्मॉल D2, स्मॉल D3 0 है, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट रो क्या होने वाला है? 0. हर एक एलिमेंट 0 होने वाला है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होने वाला है? 0. ओके, कूल. सो इन दिस वे D1 and D2 and D3 are 0. And now as per the concept that I developed while I was talking about 2 cross 2 determinant, so अगर x का वैल्यू मैं कोशिश करूँ तो क्या बोलूँगा? डिटरमिनेंट ऑफ D1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट. एंड अगर y का वैल्यू मैं पूछूँ तो आप क्या बोलोगे? D2 बाई D. एंड सिमिलरली अगर z का वैल्यू पूछो तो क्या बोलोगे? D3 बाई D. ओके, नो अगर D1 का वैल्यू 0 है, D2 का वैल्यू 0 है एंड D3 का वैल्यू भी 0 है, तो आपको x, y और z का वैल्यू क्या बोलोगे? दिस विल वेरी बेसिकली क्या होने वाला है? 0 होने वाला है. नाउ देयर कम्स अनदर अप्रोच. ओके, अब प्रॉब्लम आता है कि अब चेक करना है, कि चेक क्या करना है कि D का वैल्यू 0 है क्या नहीं. नाउ अब देखो, अगर ऊपर वाला तो एलिमेंट हर एक जगह में 0 हो रहा है, अगर D का वैल्यू अगर नॉन 0 है तो व्हाट विल द आंसर बी? ऑल ऑफ देम आर 0. And that is known as a trivial solution. Okay, that is known as a trivial solution. I wanna be making very clear. Okay, मैं notes लिख के दूंगा, ठीक है? You don't need to worry. You just go on understanding these particular things. अगर D का वैल्यू नॉन 0 है, then what will the answer be? 0. But in by any chance, okay, by any chance अगर D का वैल्यू 0 हो जाए तो, अगर D का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होने वाला है? तो 0 by 0, this particular thing is actually a indeterminate form. So 0 by 0 is basically indeterminate form, and indeterminate form के लिए क्या होने वाला है? Then we say that we cannot actually find the solution. Then we say there may be infinitely many solution. आप समझ में आ रहे हो कि infinitely many solution कब होता है? Okay, then we can say there are infinitely many solutions. Okay,
सो जब d का वैल्यू 0 हो जाने वाला है ना एंड d का वैल्यू नॉन जीरो होगा तो देन वी गेट टू केसेस. ओके, देन वी एक्चुअली गेट टू केसेस. ओके, तो आई विल राइट ओवर हियर, अगर d का वैल्यू नॉन जीरो है एंड अगर d का वैल्यू जीरो है, इन केस d का वैल्यू जीरो है देन वी गेट इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन. And in case the d का value is 0, then we only get one solution, that is known as the unique solution. Then we get only one solution, that is known as the unique solution. And in this unique solution, all the values of the variables are equal to 0. And in this case, all the values of the variables are any constant. Okay, any constant times that particular thing. So this particular case, there may be infinitely many solutions. So we can represent the x, y, and z in terms of any particular variable based on a particular condition. And this type of question I gonna be taking up one or two in the question practice. Okay, not today's lecture but in upcoming lectures as well. Okay, this types of question actually comes in CBSE board examination as well. कि जब इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो ना और उसका एक वेरिएबल को और एक वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करके लिखना है, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्चुअली कम्स इन बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो आई कैन राइट अबाउट दैट. अब आ जाते हैं d1 d2 स्मॉल d1 स्मॉल d2 एंड स्मॉल d3 अगर नॉन जीरो हो तो क्या होगा. अगर ये नॉन जीरो हो तो देन देयर इज टू केसेस. ओके, देन देयर इज बेसिकली टू केसेस. केसेस कैसे अराइज होता है. ओके, ना लेट अस टॉक अबाउट अगर नॉन जीरो हो जाए तो क्या केसेस हो सकता है. सो देयर मेड बी केस व्हेन d इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, now there might be a case when d is not equal to 0, अगर d not equal to 0 हो. ओके, and there might be also a case when d is equal to 0. ये तो हो सकता है ना, ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स वाला जो डिटर्मिनेंट बन रहा है ना उसका वैल्यू है. तो यहाँ पर एक केस हो सकता है कि d का वैल्यू नॉन जीरो हो और d का वैल्यू 0 हो सकता है. ओके कूल ना, अगर ये d का वैल्यू 0 हो, अगर d का वैल्यू 0 हो और एनी वन ऑफ एनी वन ऑफ d1 d2 एंड d3 अगर नॉन जीरो हो जाए, then comes the controversy, then comes a very important thing which is known as no solution. Then such simultaneous linear equation cannot be solved. Before talking about simultaneous थ्री वेरिएबल linear equation, मैं क्लियर करना वाला हूँ. ठीक है, ये तीन वेरिएबल का जो इक्वेशन है ना ये बेसिकली एक 3D प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, इट रिप्रेजेंट बेसिकली अ 3D प्लेन. ओके, अब प्लेन इन अ 3D, जब प्लेन का इक्वेशन लिखते हो ना, प्लेन का बेसिकली इक्वेशन जो होता है ना दैट इज ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी. दिस बेसिकली है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. तो बेसिकली ये प्लेन का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऐसा हो सकता है कि तीन प्लेन कभी इंटरसेक्ट ना करें, देन वी गेट नो सॉल्यूशन. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन डिटरमिनेंट ऑल्सो कम्स इन द चैप्टर ऑफ 3D ज्योमेट्री. ओके, जब 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, अब प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, देन ऑल्सो आई गोना बी विजुअलाइजिंग कि प्लेन्स को कैसे कट करने से कैसे टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरेट होता है. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो आई विल टच अप इन द कॉन्सेप्ट ऑन द चैप्टर ऑफ वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री. ओके कूल. ओके, नाउ अगर सॉल्यूशन नहीं हो तो ऐसा हो सकता है तीन प्लेन है और तीन प्लेन कभी इंटरसेक्ट ना करे. ओके, इट कैन हैपन. नाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी अराइजेस, अगर d1 का वैल्यू नॉन जीरो हो जाए और d का वैल्यू जीरो हो जाए तो व्हाट विल गेट द एक्स एज. एक नॉन जीरो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जीरो क्वांटिटी कभी डिफाइन होता है मैथमेटिक्स में? नो, इट इज नॉट डिफाइंड अप टिल नाउ. Any number divided by 0 is not defined. Okay, so in this particular situation we say there is no solution, we say no solution, and this particular case is also known as inconsistent. Okay, inconsistent का मतलब क्या है ना, जिसका solution नहीं हो. inconsistent. Okay, inconsistent, and this particular case also comes very handy. अगर मान लो नाउ इसके बाद भी एक और एक केस बनता है. ठीक है ना, इसके बाद भी एक और एक केस बनता है. फॉर एग्जाम्पल ना, वाइल कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट डिटरमिनेंट वी गेट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0. ऐसा भी तो हो सकता है ना, d1 भी 0 हो जाए, d2 भी 0 हो जाए एंड d3 भी 0 हो जाए. maybe if the elements are not d1 d2 and d3 are not equal to 0, then also this determinant का वैल्यू 0 हो सकता है ना. there may be a possibility. In that particular case, again this particular case is similar to this particular case, and in on this particular case also हमको क्या मिलता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. एंड इसको क्या बोला जाता है, दिस मीन्स सॉल्यूशन मिल रहा है, सो वी से दिस इज कॉन्सिस्टेंट. सॉल्यूशन अगर मिल रहा है देन वी से दिस इज कॉन्सिस्टेंट. ओके, नाउ कम ओवर हियर. अगर d का वैल्यू 0 हो, अगर d का वैल्यू नॉन जीरो, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम. वॉट एवर वी गेट द वैल्यू ऑफ d1 d2 एंड कैपिटल D3, दैट इज डिटरमिनेंट वैल्यू. जो भी आए x का वैल्यू साइमल्टेनियसली कैलकुलेट हो सकते हो. तो इन दिस के वी गेट ओनली वन इक्वेशन, वन एक्चुअली आंसर, दैट इज नोन एज द यूनिक सॉल्यूशन, एंड दिस ऑल्सो consistent. So we get unique solution which is consistent. Okay,
So I hope this particular flow chart is actually clear. By this particular flow chart, if you try to memorize, if you try to अगर इस फ्लो चार्ट देख के अगर समझने की कोशिश करोगे ना, काफ़ी इजीली समझ जाओगे. अगर आप बुक से पढ़ोगे ना तो वहाँ बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट करके चीज़ें समझ आता है. ठीक है, दे फर्स्टली बोलेगा कि नॉन होमोजेनियस क्या है, उसके बाद होमोजेनियस क्या है. आई टुक अप द बोथ कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली सो दैट यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, दोनों साथ साथ. ओके, नाउ विद दिस आई गोना स्टार्ट अप like writing up. Okay, now what I said while you are writing the solution, in case a solution exists, for the first variable you will actually write the d1 by d. For the second variable you have to write d2 by d. Now this I am not representing in terms of x and y, I am saying it first variable second variable, ताकि आपको पता चले ये फर्स्ट वेरिएबल हो तो यहाँ पर d1 आने वाला है, ये अगर सेकंड वेरिएबल हो तो यहाँ पर d2 आने वाला है, एंड सिमिलरली थर्ड वेरिएबल हो तो यहाँ पर d3 आने वाला है. आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विल वेरी क्लियर. ओके, नाउ यहाँ पर दो टर्म्स और आता है, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. अब ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ट्रिवियल, if you search this word on trivial, okay, this particular the uniqueness associated with any particular concept. अगर if you search upon the trivial of any movie, you will get the uniqueness or unique concept related to that particular movie. So trivia का word का मतलब ये होता है, that is uniqueness. Okay, that means uniqueness. Now we talk about trivial solution कब ना homogeneous equation के केस में talk करते हैं. ठीक है, we talk about trivial solution in case of homogeneous equation. और trivial solution क्या होगा homogeneous equation में? all of them variables are equal to 0. अगर मान ले कोई इक्वेशन है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y प्लस 14z इज इक्वल टू 0, तो अगर आप बिना कुछ देख के अगर सॉल्व भी नहीं करने का मन कर रहा है तो यू कैन से कि एक्स वाई जेड को 0 डाल दो तो एक वैल्यू आ जाएगा ना वाला है ना. अगर डी का वैल्यू, अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हो डी का वैल्यू नॉन जीरो आता है, देन वी से दिस पार्टिकुलर, तो एक ना एक सॉल्यूशन होगा और वो एक सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल द वैल्यूज आर 0, तो उसको बोला है ट्रिवियल सॉल्यूशन. आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द अनदर पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. क्या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? नाउ द नॉन ट्रिवियल इज अगेन डिफरेंस ऑफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन. ट्रिवियल मतलब यूनिकनेस, तो नॉन ट्रिवियल विल बी बेसिकली ऑपोजिट ऑफ दैट. ओके, नॉन ट्रिवियल विल बी बेसिकली ऑपोजिट. तो क्वेश्चन में काफ़ी कभी लैंग्वेज में ना इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल देख के आपको कन्फ्यूज किया जाएगा. ठीक है, बट आई गेस यू वोंट बी कन्फ्यूज आफ्टर दिस. ओके, ठीक है, तो जब भी नॉन ट्रिवियल का बात आए ना तो डी को 0 कर दो. ठीक है, नॉन होमोजीनियस के केस में डील होगा. ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन के केस में डील होगा और पूछेगा दिस पर्टिकुलर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन ट्रिवियल, एंड नॉन ट्रिवियल मतलब इसका इनकॉन्सिस्टेंट है, दैट मीन्स इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है, एंड नॉन ट्रिवियल बोल रखा है मतलब देयर में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सो यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग, डी इज इक्वल टू 0. Okay, I hope this particular concept is clear, and this particular whole topic of the concept is very simple by the Cramer's rule. I hope this concept is clear. अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर से वीडियो को वापस रिमाइंड करके देखो. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट ओके टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. मैं आपको जो ज्योमेट्रिकल इम्प्लीमेंटेशन है ना वो मैं इन द चैप्टर ऑफ 3D ज्योमेट्री में देने वाला हूँ. ठीक है, तो आई विल राइट योर नोट ओवर हियर द विजुअल अंडरस्टैंडिंग. ओके, द विजुअल अंडरस्टैंडिंग. Okay, understanding of 3 equations in 3 variables, solutions. Okay, solutions will be given in the chapter of 3D ज्योमेट्री. ओके, 3D ज्योमेट्री में जब प्लेन्स पढ़ेंगे तब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, देन आई विल गिव यू द बेसिकली द 3D अंडरस्टैंडिंग, एंड देन आई विल मेक श्योर दैट आई विल यूज illustration, diagrams, even hand on models to explain you. Okay, so this is my words, and अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है then keep on subscribing to the channel. Okay, and go on following this lectures. Okay, so okay, let's take up one simple question to take up my words. Okay, now for example there will be questions, I have taken up questions also, but just to illustrate whatever I want to say. Now for example there are given some equations. Okay, now they are given some 3 equations. Okay, ना इसको जो क्वेश्चन आता है ना वो 3 इक्वेशन दे देगा, कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा उसको वेरिएबल कर देगा, एंड यू हैव टू एक्चुअली फाइंड दैट पर्टिकुलर वेरिएबल बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो मान लो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस के वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस ओके ना 3x प्लस के वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, एंड देन वी हैव 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 0.
अगर ये वाला क्वेश्चन दे रखा है एंड क्वेश्चन में बोल रहा है दिस पार्टिकुलर होमोजेनियस इक्वेशन पॉसेस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, आप देख पा रहे हो नॉन ट्रिवियल वर्ड का कितना यूज कर रहा है, ठीक है। तो ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, आई होप दिस इज क्लियर। कॉन्सिस्टेंट मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनकॉन्सिस्टेंट मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल वी टॉक अबाउट इन द केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ट्रिवियल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। ओके, नाउ जब भी नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन पूछे और ये होमोजेनियस इक्वेशंस है, विल डायरेक्टली एंड क्लोज आवर आइज एंड अप्लाई d इज इक्वल टू 0, दैट इज कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको 0 कर दो। क्या करो? 0 कर दो। तो क्या ऐसे 0 कर सकते हैं? यस। Okay, and if I take this determinant to be equal to 0 and if I solve this particular determinant by the concept of element transformation, देखो element transformation तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू आर सॉल्विंग दिस कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट ना, एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन करके जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकता है। जैसे k को यहाँ पर 0 कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ें को 0 कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाई 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो रो 2 को मैं लगा रहा हूँ रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 एंड रो 3 में लगा रहा हूँ रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। आई थॉट दिस एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वेरी सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, देन वी पार्टिकुलर गेट दिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा ना, ये पहला वाला 0 0, ये वाला 0 आने वाला है एंड वी कैन k ओवर हियर, दिस विल माइनस ऑफ 2k, दिस विल बी 3 माइनस 2k एंड दिस विल बी 3 माइनस 11, दिस विल बी माइनस 4 and minus 10. Okay, and this particular thing is 0. Then if we expand along the first column and first column we will get over here. Okay, this is 1 times of minus 2k into minus 10, that is plus of 20k minus of minus 10, that is plus of 11 times of 3k minus 2k, इसका whole is equal to 0. So what I get over here, 20k plus 33 minus 22k is equal to 0. So what I get over here, that I get the k का value क्या है, that is 33 by 2. I hope this particular thing is clear. Now let us move on to the questions. Now this particular question is basically JEE mains questions. Okay, these are JEE mains questions that I have taken up to illustrate कि JEE के कितना क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के। ये छोटा पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के चला जाए एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन निकाल पाओगे, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, लेट अस स्टडी दिस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना। इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज देयर आर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, first equation, second equation, third equation where delta and k belongs to some real quantity and this particular equation has infinitely many solution. तो I hope this particular thing obviously triggers your mind. अगर ये नॉन होमोजेनियस है और infinitely many solution का बात करें then means d का वैल्यू तो 0 होना चाहिए and simultaneously d1, d2 and d3 का वैल्यू तो 0 होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। अगर d1, d2 एंड d3 अगर 0 होना चाहिए और d 0 होना चाहिए, इनसे मेरे को 2 कंडीशन मिल जाने वाला है और 2 कंडीशन मिलने के बाद मेरे को 2 वेरिएबल मिल जाने वाला है। अगर 2 वेरिएबल मिल जाए तो वी कैन इजीली कमिट दिस पर्टिकुलर सम। लेट अस मूव ऑन एंड सॉल्व दिस। ओके, लेट अस गो एंड सॉल्व इट। सो इफ आई कम्यूट डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू 0 कर सकता हूँ तो 2, दिस 1, दिस माइनस 1 एंड दिस इज 1, दिस 1 ओवर हियर, दिस माइनस 3, दिस 4, दिस इज 2 एंड दिस इज डेल्टा, दिस इज हाउ मच, दिस इज डेल्टा। एंड इसको अगर इक्वेट करता हूँ मैं 0 से, ओके, तो व्हाट आई विल गेट द रिजल्ट इज, अगर मैं इसको 0 कर लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो इसको 0 कर लेता हूँ, दैट इज रो 2 को मैं करूँगा रो 2 टाइम्स ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ रो 1 एंड रो 3 को मैं कर रहा हूँ रो 3 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ रो 1। ओके, दिस हाफ टाइम्स। सो इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट 2, 1, minus 1, 0 over here and minus 3 minus of half, that will be basically minus 7 by 2 and 2 minus of minus 1 by 2, that is 2 plus 1 by 2, that is 5 by 2. Okay, and again if you solve this, that is 4 minus half, that is actually 4 minus half, that is actually 7 by 2. Okay, and if you solve this will be delta minus there is plus of half and इसका वैल्यू क्या है ना 0। तो इफ आई ओपन दिस डिटर्मिनेंट एंड आई इक्वेट इट, इसका वैल्यू क्या कितना आने वाला है, दैट इज माइनस 7 by 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा प्लस हाफ माइनस 35 by 4, इसका वैल्यू 0 आने वाला है। सो इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट ओवर हियर माइनस ऑफ 7 by 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा प्लस 1 by 2 इज बेसिकली इक्वल टू 35 by 4, इसका 2 से कैंसिल आउट करो एंड दिस इज कैंसिल आउट बाई 5। सो व्हाट आई गेट द रिजल्ट ओवर हियर, डेल्टा plus 1 by 2 is basically equal to minus of 5 by 2. Now if I take minus 1 by 2 over this side, I will get delta का वैल्यू कितना आने वाला है, डेल्टा का वैल्यू कितना आने वाला है, माइनस ऑफ हाफ, माइनस 5 by 2 माइनस हाफ, that will basically how much, that is minus 3.
ये 6/2 होने वाला है ना, तो -3 होने वाला है, तो फ्रॉम हियर वी गॉट द डेल्टा का वैल्यू 3। अब कोई सा एक को सॉल्व कर लो। अब यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर को सॉल्व कर लो, D1 को 0 कर लेते हैं। सो इफ आई इक्वेट D1 टू 0, D1 को 0 से इक्वेट करने से अच्छा होगा कि ओके लेट अस डू इट। ओके, एंड अगर D1 को 0 कर लेते हैं 7 1 एंड k, एंड दिस विल बेसिकली 1 -3, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी -1, दिस विल 2 एंड डेल्टा का वैल्यू -3 है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल करता हूँ 0 करता हूँ, तो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आई विल क्लियर दिस पर्टिकुलर स्पेस। ओके, I hope you have noted down this particular solution. Let me check for, okay, I don't have space. So I cleared this particular space to particular solve this question. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो व्हाट आई सी, आई ट्राई टू अप्लाई सम एलिमेंटेड रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एलिमेंटेड रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रो को मैं 0 करने का कोशिश कर रहा हूँ, एंड व्हाट आई इन ऑर्डर टू डू दिस सेकेंड कॉलम टू 0, आई अप्लाई रो 2 को मैं रो 2 माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 कर रहा हूँ, एंड रो 3 में मैं कर रहा हूँ रो 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1। सो इन डूइंग सो आई विल गेट दिस पर्टिकुलर एज 7 1 एंड -1 ओवर हियर, एंड यहाँ पर 0 आने वाला है, यहाँ पर भी 0 आने वाला है। तो 7 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 7 दैट इज 22, एंड k माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1 दैट इज बेसिकली 28, and from here I will get 2 plus that is 3 times of -1 that is 2 minus 3 that is -1, and -3 and if I subtract minus of 4 that is +4, so I will get a 1 over here, and if I equal to 0 and I open it along the second column, then I will get -1. Okay, -1 into 22 minus of 1, then I will get 28, k minus 20 which is equal to 0. So from here I will get the value of k as basically 6. From here k का value कितना आएगा 6. So if I commute this particular result, delta plus k, what will the value be? The value will be 3. So this is the answer. I hope this particular solution is clear. Okay, so let us move on to the next question, and let us read this question. I showing these questions. Okay, these are also JEE mains question. Okay, now JEE mains में देखो कितना बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दिस क्वेश्चन डजंट हैव एनी हैव टू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लग रहा है, ठीक है ना। यू हैव सीन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स, कुछ क्वेश्चन मैट्रिक्स बहुत ट्रिकी बना देता है, पर डिटरमिनेंट का अगर ये वाला क्वेश्चन आता है ना तो ट्रिकी नहीं बनता। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन करके आना है, ठीक है, अगर एग्जाम में है तो करके आना है। तो यहाँ पर क्या बोला है, दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जहाँ भी देखिएगा ना इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, और यहाँ पर एक ही वेरिएबल पूछ रहा है, तो बेसिकली आई कैन कोई भी एक सॉल्व कर लो ना, डी को 0 करके सॉल्व कर लेते हैं, और D1 D2 और D3 को इक्वल करके 0 कर लेते हैं, कोई भी एक सॉल्व कर लो आ जाएगा वैल्यू। लेट अस मूव ऑन एंड सॉल्व दिस। अगर D को मैं इक्वल करूँ 0 से, दैट इज 1 एंड k ओवर हियर दैट इज 2 3 -1 दैट इज 3 4 2 ओवर हियर, एंड इसको इक्वल करके 0 करता हूँ ना, एंड इफ आई ट्राई टू ओपन दिस, अगर मैं सिंपल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाता था, रो 3 goes to 3 times of row 1 माइनस कर देता हूँ, एंड रो 2 goes to row 2 minus 2 times of row 1, then what will the results be? From here I will get the result as, okay, 1 k over here, and I get 0 over here, and 1 minus the 3 minus 2 times of 2 that is basically 1, and 4 minus 3 which is again 1, and again if I solve this, that is -1 minus 2k, and this is 2 minus 3k, and if I equal to 0 and I open along the first column, what will I get the result as? This is 2 minus 3k, okay, minus of this is plus of 1 plus 2k, and if I equal to 0, then k minus of k, if from here I take this side and I will get the value as 3. So from here k का जो वैल्यू है ना, कितना मिल रहा है, k का वैल्यू मुझे 3 मिल गया। अगर k का वैल्यू 3 मिल गया तो कितना सिस्टम दे रखा है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ x प्लस अगर 3 है 6 माइनस दैट इज 5 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 7, एंड फ्रॉम हियर अगर 3 वैल्यू, अगर k का वैल्यू 3 है, सो दिस इज 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 8 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 10. Now from here I have to conclude that this particular system of linear equation has how many solution? This is 10 actually. Okay, now one thing I forgot to mention while I was talking about basically this particular linear equation. तो linear equation को solve basically Cramer's rule से क्यों कर रहे हैं? We can solve it by subtracting या substitution करके जो solve करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. Why we are not doing that particular method? Okay, so basically अगर दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, you can easily solve it. But अगर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो और जहाँ पर टफ हो सॉल्व, तो कैलकुलेशन में भी टफ, और मे बी आप सॉल्व कर ही लो,
बट अगर फोर वेरिएबल 4 इक्वेशन हो, अगर 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन हो और इवन हायर ऑर्डर्स हो, तो क्या करोगे? यू कांट इवन गो एंड सॉल्व द बेसिकली इक्वेशन कि एक के बाद एलिमिनेट करके करके सॉल्व कर रहे हैं. दैट कम्स वेरी ट्रिवियल, दैट डजंट, दैट इज वेरी टफ प्रोसेस. तो उसको सॉल्व करने के लिए वी एक्चुअली डेवलप मेथड्स, एंड दैट पर्टिकुलर वन ऑफ द मेथड इज बेसिकली क्रेमर्स रूल. आगे जाके आप कॉलेज लेवल में बहुत सारा डिफरेंट मेथड भी पढ़ोगे, लाइक रिड्यूस लो एक्लन फॉर्म, ओके, एंड गॉस जैक इन गेटिंग दर आंसर एज डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट मेथड, एंड इवन आइडेंटिटी मेथड्स में आप पढ़ोगे गॉस जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड, इवन हाउ टू सॉल्व द रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन, रेगुलर फॉल्सी, एंड वेरियस मेथड्स, ओके. एंड इवन डायरेक्ट मेथड में आप पढ़ने वाला गॉस जॉर्डन मेथड इन मैट्रिक्स फॉर्म, इवन रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म, ओके. तो दिस गॉस एलिमिनेशन मेथड, so that those are very basic different methods to solve particular system of linear equations, okay. But in our syllabus we only have to study about Cramer's rule and Gauss-Jordan method, okay. There are two methods we have to study in our syllabus, that is Cramer's rule and the Gauss-Jacobi method. Gauss-Jordan method, okay, not Jacobi, Gauss-Jordan method. So in Cramer's rule we actually solve the determinant and we get to the result, and in Gauss-Jordan method we actually solve the determinant ka adjoint and adjoint the determinant to get the result of that, okay. So those particular things I will take in the upcoming lectures as well, okay. So if I solve this, see this, and I try to calculate the determinant d का value मैं calculate कर रहा हूँ, that is 4, that is 5, that is 7, that is 8 over here, and if I calculate this value will be basically non-zero. So from here I can say that जो भी हो इस particular solution का तो root से exist करेगा, that means this particular system of equation will have a solution, this particular system of equation will have a solution, okay. So I can say over here the system of equation has a unique solution, has what? Unique solution, okay, has a unique solution. अगर दो वेरिएबल दो इक्वेशन है तो क्या क्या सॉल्यूशन का पॉसिबिलिटी हो सकता है? दो स्ट्रेट लाइंस बेसिकली पैरेलल हो सकते हैं, एंड इन दिस केस दे मे हैव नो सॉल्यूशन. दो स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन एक के बाद एक भी हो सकता है, लाइक इन दिस केस देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. और ऐसा भी हो सकता है ना, दो स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके इंटरसेक्ट करे, इन दिस पर्टिकुलर केस यू गेट ओनली वन इक्वेशन, one solution, that is a unique solution, okay. So I hope this particular thing is basically clear in case of two variable two equation, okay. So in this answer, and the answer जो option था ना, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था कि चूज करो this particular system equation has infinitely many solution, unique solution, no solution, and none of the above, like this particular question was actually asked in the question, okay. So I hope this particular solution is very clear, okay. Now let us move on to the next question and let us try this particular question, okay. Let us read this question. So what is given in this question? Now again this system of linear equation is given and we are actually have to find infinitely many solution. Now जो system of equation देख के लग रहा है ना वो non homogeneous है, and infinitely many solution, that means d is equal to 0 and d1, d2 and d3 also equal to 0. अगर इसको सॉल्व करते हैं and then we have to find this particular distance of the value of this particular point from this particular plane by another equation which I will talk about, okay. So let us particular find the value of the unknowns को कैलकुलेट कर लेते हैं, okay. So if I find the d equal to 0, this will be 8, this will be 1, this will be 4, this will be 1, this will be 1, this will be 1, this will be lambda, this will be minus 3, this will be mu, sorry this will be 0. इस केस में ना गलती हो जाता है बच्चे से, अब अच्छे से देखते नहीं हो कि z का कोफिशिएंट क्या दे रखा है. सो वाइल यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज वेरी केयरफुल कि कोफिशिएंट को लिख रहे हो, डायरेक्टली वैल्यू को तो नहीं लिख रहे हो कि इक्वल टू समथिंग दैट इज, वो तो नहीं लिख रहे हो. वॉट एवर यू राइट ओवर हियर शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ x, दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ y, दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ z. आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी 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 क्लियर, एंड यहाँ से गलती होता है तो बी वेरी क्लियर, ओके. सो आई मार्क इट स्टार्ट पॉइंट व्हाइल राइटिंग द कोफिशिएंट मैट्रिक्स. डोंट मेक दिस पर्टिकुलर मिस्टेक, डोंट मेक दिस मिस्टेक. क्वेश्चन में पता है क्या करेगा, वो आपको x के बाद z लिख के दे देगा, उसके बाद y लिखेगा, ठीक है, और आप क्या कर दोगे 1 1 लिख दोगे, 1 2 1 लिख दोगे, आ जाएगा. तो दिस इज वेरी रॉन्ग. आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी क्लियर, ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्सो मिस्टेक्स जो आप कर सकते हो, ठीक है. तो विद दिस लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, and if I go and solve this question, so what I see over here, this 4, so I try to generate again now minus 0 over here. So what I do R1 में R1 को R2 से subtract कर दिया, and what I end up getting the result as, that is 7 over here, okay. I will get 7 over here, I will get 0 over here, I will get sorry this is 4 times of minus करो, right, okay. Our motto was to subtract 4 times of this, so we will get 0 over here, we will get 8 minus 4 times of 8, that is 4 times of 1, that is 4, and 1 minus 4, that is minus of 3,
and from this will be unchanged, this will be 1 1 1, this will be lambda minus 3, this is 0. So along third column, if we expand the determinant and we get the determinant value equal to 0, so what I get the result as, okay, this will be negative minus 1 times of, I will get the result of 4 minus of 3, that is minus of 12, minus of 3, that is plus of 3 lambda, which is equal to 0. And if I solve this, I will get the value of lambda is equal to 4. Okay, so lambda का value यहाँ से क्या आने वाला है, 4 आने वाला है. Now again you have to solve another determinant, that is the determinant of d1. Okay, now let us go and solve the value of determinant d1. कोई एक determinant को उठा के solve कर लो, we will get it. Okay, this is minus 1, minus 2, this will be 0, this will be mu, and this will be 1, this will be 1, this will be minus 3, this will be 4, this will be 1, this will be 0, and again equal to 0. And same transformation अगर मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ ना, तो what I will get the result as, this will be minus 2 times minus 0, minus of 0, that is minus 2, 1 minus, that is minus of 3, there is 0, 1 0, 1 1 over here, and this will be mu, and this will be minus 3. And if I equate it to 0, and let us solve this, if I solve this, okay, and equate it to 0, this is minus 1, this is minus 2, minus 3, and 0, and over here 4, sorry, over here 1 is given. Okay, so over here 1 was there, over here 0 was there, over here mu was there, over here 1 1, and minus 3. And if I equate it to 0, so what will I get the result as? Now if I expand again along the third column, so I will get the value as minus 3 times of 6 minus or minus 3, that is plus of mu. So what will I get the value of mu? This will be minus of 2. ठीक है ना. अपकमिंग क्वेश्चन में तो हमको वेरिएबल्स का वैल्यू तो मिल गया जो क्वेश्चन में पूछा गया था, बट व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया देयर इज अ पॉइंट which is actually lambda comma mu comma minus of 1 by 2. Okay, minus of 1 by 2. So what is this particular point? This particular point is lambda का वैल्यू है 3, lambda का वैल्यू है 4. Okay, so lambda value is 4, lambda value is 4. Okay, so lambda का जो वैल्यू है that is 4, this is minus 2, this is minus 1 by 2, and the given plane का जो इक्वेशन है ना that is 8y plus, if I go on 8y plus y plus 4 times of z plus 2 is equal to 0, plus 4 times of z is equal to minus 2. This is the equation of plane. Now we know that any particular point अगर plane से कितना distance बना रहा है, the perpendicular distance particular of कोई point अगर उस point में नहीं lie कर रहा है, this particular distance is actually given by this formula which is given by, which is same as the distance of a particular point from a straight line. Same type ही होता है, but एक और एक variable introduce होता है, and this is given by mod of the जो plane का equation अगर मान लो ax plus by plus cz is equal to d, तो ये हो जाएगा x1, अगर इसका point है x1, y1 and z1, तो इसका फॉर्मूला होता है a टाइम्स ऑफ x1 प्लस y टाइम्स b टाइम्स ऑफ y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z1 माइनस ऑफ d1. ओके, अगर जो वैल्यू आएगा d, जो भी वैल्यू आएगा, ओके, माइनस इसको माइनस करेंगे एंड डिवाइड बाई करेंगे किससे ना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी क्लियर. ओके, माइनस इसको माइनस करेंगे d से, ठीक है, एंड देन वी गेट द वैल्यू, एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू एक्चुअली गिव्स मी द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस. ओके, सो लेट अस try over here this particular formula. I hope you have written down the formula, and अगर नहीं written कर सके तो we are, if you haven't studied this particular formula, we're gonna actually study this particular formula in the chapter of 3D geometry. Okay, in the chapter of 3D geometry. I hope this is clear. Okay, now let us see what is the distance. The distance का value क्या आने वाला है. So if I put this particular point in this particular plane, I will get 4 times of 38 is 32 plus minus of 2 and plus that is minus of 2 again over here, and then minus 2 over here. Okay, minus 2 is इधर आएगा तो प्लस ऑफ 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल का अंडर रूट. एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस 32 minus 2 that is 30 divided by under root of 64 plus 1 that is 65, 65 plus 16 how much, 65 plus 16 that is 81, and this particular value will be 30 by 9, and इसका determinant mod, and we know the square root is always positive, so mod लेना कोई मतलब नहीं बनता, and this particular value will be 10 by 3. 10 by 3 how what units, so the answer क्या होने वाला है, answer क्या होने वाला है, that is 10 by 3. So from here the answer is 10 by 3 units. I hope this is clear. I hope this is clear. Okay, so the कौन सा आंसर होने वाला है. So if you check these options, the option number D is actually correct. Option number D is actually correct. Okay, so let us move on to another question, and this particular question also is similar to the question that we actually studied. Again इस क्वेश्चन में बोला रहा है कि लैम्डा का वैल्यू निकालो such that this particular question have no solution. अब क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर नो सोल्यूशन बोला है ना तो D का वैल्यू अगर 0 हो जाए और कोई भी एक D1
D2 और D3 में at least one of D1 and D2 are non-zero, then only we get no solution in case of non-homogeneous equation. देखो homogeneous equation के केस में तो solution आएगा, that is very true. Okay, so अगर इसको अगर सॉल्व करना जाए एंड वी डायरेक्टली गो ऑन, अगर मैं देखूंगा ना D1 D2 एंड D3 इसका वैल्यू ना कोई एक भी तो नॉन जीरो आ जाने वाला है, ठीक है. बट इफ आई गो एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग देन ओनली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस अननोन, क्योंकि अननोन जो दे रखा है ना वो कोफिशिएंट के फॉर्म में है. सो लेट अस सॉल्व दिस डिटरमिनेंट टू गेट द अननोन. ओके, lambda square minus mod of lambda. Now this particular thing again has to play an important role. mod of lambda, इसको जीरो कर दो, ठीक है ना. अगर इसको जीरो कर देते हो ना और इसको सॉल्व करते हो, इफ यू आर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन देन लेट अस अप्लाई सम रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. Okay, so if I apply some elementary or row transformation, okay, let us see what actually we get after applying this elementary row transformation. Now we apply R2 को R2 minus 2 times of, okay, let us not do this, let us apply this particular transformation. I guess this particular transformation is very clear. R1 minus 2 times of R2 से माइनस कर रहे हैं एंड R3 को R3 minus 3 times of row 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. If I doing this particular transformation then I get 0 over here and 1 over here, minus 3 not minus 3. Okay, so this value will be 3 over here, 1 over here. Okay, now this values will change. अगर मैं ऊपर वाले को minus 2 times से माइनस करूँ, minus 3 minus of 6 that is minus of 9, 5 minus 2, 5 minus of minus 2 that is basically 7, minus 1 minus 1 minus of 9, minus 1 minus of 9 that is 10, and this particular equation that is lambda square minus mod of lambda minus of 3 times of x, 3 of 1 that is plus of 3. Now अगर इसको इक्वल टू 0 करते हैं एंड इफ वी ट्राई सॉल्व दिस डिटरमिनेंट वैल्यू along the first column we'll get minus 1 times of 3 into lambda square minus mod of lambda plus 3 minus of, okay, minus of minus 10, okay, minus of 10, this is 10 ना, minus of minus 10 और minus 1 क्या होगा, 10 होने वाला है. Okay, so if I solve this particular equation, it is 3 lambda square minus 3 of mod of lambda, 3 times of mod of lambda plus 9 minus 10, this basically will be minus 1. This will be how much? This will be minus 1. Okay, so from here if you solve these equations, what if we try to see अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या होने वाला है, 3 lambda square minus 3 lambda minus 1 is equal to 0. Now from here we try to check the discriminant. अगर मैं इसका discriminant चेक करता हूँ, that is b square minus 4 times of ac. If we check this particular discriminant value, that is 3 square का करूँगा तो minus 3 का whole square that is 9 minus 4 times of minus 1 into 3 और this will be some positive value. तो मतलब इसका 2 इक्वेशंस हो सकता है, इसका 2 रूट्स होगा. ओके, इसका 2 रूट्स होगा एंड साइमल्टेनियसली अगर लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव है, अगर लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव है, तो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करूँ दैट इज 3 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ माइनस 1 इंटू 3 एंड दिस अगेन विल बी 0, ओके, दिस अगेन विल ग्रेटर देन 0. ओके, सो फ्रॉम हियर यहाँ से भी 2 इक्वेशन, दो वेरी बेसिकली लैम्डा का वैल्यू आने वाला है. ओके, नाउ कॉरस्पॉन्डेंट टू 2 वैल्यूज ऑफ द लैम्डा वी हैव टू चेक कि ये वाला कंडीशन एंड यहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है वो सेटिस्फाई करना चाहिए. एंड सिमिलरली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ लैम्डा वी हैव टू चेक यहाँ से जो लैम्डा रहा है वो यहाँ से लैम्डा रहा है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करने से आने वाला है. अगर आप थोड़ा सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, आई होप दिस टाइप क्वेश्चन आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में काफ़ी सारा सॉल्व किया होगा. अगर नहीं किया होगा तो टेक द आइडिया फ्रॉम हियर. ओके, so from here if we try to solve the equation by the quadratic formula, okay, so we get minus of 3 plus minus root under, this value will be 9 plus 12 divided by 6. So if you see this particular 9 plus 12 that is 21 minus 3 plus minus root 21 divided by 6. Now from here if we take the minus sign we will get what. Now root 21 का वैल्यू कितना होता है, ना root 21 का वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए ना रूट 16 का वैल्यू 4 होता है, तो बेसिकली दिस विल 4 से ज़्यादा और 5 से छोटा.
तो दिस विल बी 4 से ज़्यादा। अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ तो दैट मीन्स आई विल गेट सम क्वांटिटी विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा, अगर नेगेटिव साइन लेता हूँ तो नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा। अगर नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा देन वी गेट नेगेटिव वैल्यू। तो इस यहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यू है दैट इज -3 माइनस √21 डिवाइड बाई 6। यहाँ से एक वैल्यू लैम्डा आने वाला है, यहाँ से एक लैम्डा का वैल्यू आने वाला है। ओके एंड अगेन और वो वाला जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि लैम्डा नेगेटिव है। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ से डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू सॉल्व करेंगे दैट इज 3 प्लस माइनस रूट अंडर, अगेन द रूट अंडर विल बी सेम वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर आएगा ना वो सेम आने वाला है दैट इज 9 + 12 दैट इज सेम एज 21/6। ओके ना यहाँ से अगर तुम देखोगे ना, अगर नेगेटिव पॉजिटिव वाला वैल्यू लेते हैं ना देन ओनली वी गेट पॉजिटिव आंसर। यहाँ से भी एक पॉजिटिव रूट आने वाला है, यहाँ से भी एक नेगेटिव रूट आने वाला है। नेगेटिव रूट को रिजेक्ट करेंगे और पॉजिटिव रूट को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से भी जो नेगेटिव रूट आने वाला था उसको एक्सेप्ट किए, पॉजिटिव रूट को रिजेक्ट किए। सो फ्रॉम दिस वी एक्चुअली गेट 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। सो फ्रॉम हियर by solving the equation we get 2 values of lambda। लैम्डा का 2 वैल्यूज ही आ रहा है। सो फ्रॉम हियर दिस पर्टिकुलर सेज द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा तभी आ सकता है जब इसका 2 रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा पॉसिबल हो सकता है। सो फ्रॉम हियर द आंसर इज सी। डायरेक्टली डोंट गो कि 2 वैल्यू 2 डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो यहाँ से तो लैम्डा का वैल्यू तो 2 होने वाला है, यहाँ से 2 मतलब 4 आने वाला है एंड यू एंड अप गेटिंग दिस टेकिंग दिस आंसर। सो यू विल गेट एंडिंग गेटिंग -1। बी वेरी केयरफुल। अगर +4 लेना है तो वेरी केयरफुल होकर सॉल्व करके देखना है कि लैम्डा का वैल्यू क्या पूछा है। मॉड में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन कैलकुलेशन। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। ओके लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। Okay, so from here again this particular system of equation has no solution। again अगर इसमें डायरेक्टली d को 0 सॉल्व कर लो तो मेरे को बेसिकली थीटा को एलिमिनेट करना है। तो अगर d को डायरेक्टली 0 सॉल्व से कर दूंगा ना तो आई गेस आई विल गेट टू माई रिजल्ट। So this is 3 times of sine of 3 theta। okay this is -1, this is 1, this will be 3 times of cos of 2 theta, this will be 4, this will be 3, okay, and this will be 6, this will be 7, this will be 7, and if I equate it to 0 so what I end up getting the result as, so if I try taking 3 common from here, okay, 3 common from here, 3 common from here, and if 3 common from here then I can write this 3 outside। we know whenever we multiply any scalar to any determinant we actually multiply any particular row or any particular column only। okay now if I try generating zeros in any particular column, as many as zeros possible, so what I see over here I can do this by this particular column। so what I transform, I apply with this transformation, that is R2 goes to R2 minus 3 times of R1 and R3 goes to R3 times of 7 times of R1। now if we expand along the third column then we actually get the result। जो जीरो बनाना था ना वो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के जो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसमें मैं जीरो बना पा रहा हूँ। दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, एंड दिस विल बी हाउ मच 4 माइनस ऑफ -3 दैट इज 7, 7 माइनस ऑफ -7 दैट इज बेसिकली 14। ओके नाउ दिस विल बी हाउ मच 2 माइनस ऑफ 7 times of sine of 3 theta, and this will be how much cos of 2 theta minus of 3 times of sine of 3 theta। now from here if I equal it to 0 and I expand along this first column, third column, I will get the result as cos of 2 theta minus 3 times of sine of 3 theta, okay, times 14 times of this minus 7 times, okay, minus 7 times of 2 minus 7 times of sine of 3 theta, and इसको इक्वल टू 0 कर देते। ओके now if I equate it to 0, okay, I forgot to add one slide, okay, let me add one slide। so if I add a slide over here, okay, okay, so from here I can solve this question, from here I can get the result, from here I can get back to the result, that is 14 times of cos of 2 theta, 14 times of cos of 2 theta minus that is 42 times of sine of 3 theta। okay, I hope this thing I am doing correctly only, okay, just go on checking the solutions। okay now this will be minus of 14, this will be plus of 49 times of sine of 3 theta, and if I go to 0, so what I will get the result, what I will from here I will get the result as, this is the result will be 7 times of sine of 3 theta, 7 times of sine of 3 theta
okay, plus 14 times of cos of 2 theta is equal to 14. Now if I eliminate, this will be 2, this will be 7 से काट रहा हो तो 2 आने वाला है, so this will be the equation will coming out sin 3 theta plus 2 times of cos 2 theta is basically equal to 2. Okay, now what I get this result as, is this result similar to whatever concept I studied? We studied one inequality, okay, like a times of sin theta plus b times of cos theta. Okay, this particular result is less than or equal to root under a square plus b square, but we cannot apply this particular thing over here because thetas are different. Okay, because thetas are different. Now before moving on to this particular thing, okay, before moving on to this particular thing, now this particular solution, actually I wanted to like before taking up this particular thing, I hope you are actually very familiar with the concept of trigonometric equations. Okay, so if you are actually familiar with the concept of trigonometric equation, then you can basically approach this particular question, okay, in a simple manner, in a particular simple manner. Okay, now from here we don't have to see and apply this particular result. So what we can try to do and eliminate, if I try, okay, if I try to eliminate from here this particular sin theta and cos 2 theta formula, so what I will get the result as, we know sin theta is basically equal to 3 times of sin theta minus sin cube theta. Okay, sin cube theta, and similarly cos 2 theta will basically I will replace it with cos square 2 times of cos square theta minus 1. Okay, now or let us move in terms of sin theta only, 1 minus 2 times of sin square theta. Okay, now if I try and solve this particular equation, I will get the result as something like this. I will get the result something like this, like 3 times of sin theta minus sin cube theta. Okay, sin cube theta and into, okay, 3 times of sin theta and sin cube theta, sorry, this is 4 times of sin cube theta, what am I doing, this is 4 times of sin cube theta and plus 2 minus 4 times of this will be basically sin 2 into sin square theta, which is equal to 2. And if this we see in sin theta, we get a cubic equation. So what kind of cubic equation we get in sin theta? That is sin cube theta 4 times of sin cube theta plus 4 times of sin square theta plus minus 3 sin theta minus 3 sin theta is basically equal to minus 3 sin theta is basically equal to 0. So from here we get 2, we clarify it out, and sin theta times of 4 times of sin square theta plus 4 times of sin theta, okay, minus 3 is basically equal to 0. So from here we get two equations again. Now again I will add one slide. I forgot to add a slide again. This question is a lengthy question and is a wonderful important question as well. Okay. Okay. So if from here I get two equations, and if I solve this two equation, firstly I will get sin theta is basically equal to 0. Now the range of theta is basically given as 0 to 4 pi. The range of theta is basically given in the question as 0 to 4 pi. So in 0 to 4 pi, the theta value कहाँ का 0 है, 0 पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा. Okay, sin theta का वैल्यू 0 पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, 3 पाई पे 0 होगा, and 4 पाई पे 0 होगा. So from here we actually get 5 equations, 5 solutions. So from here we get actually 5 solutions. Okay, from there we get 5 solutions. And if we again solve the second particular quadratic equation, that is sin theta, that is sin square theta, 4 times of sin square theta plus 4 times of sin theta minus 3 equal to 0, then if I solve this particular this quadratic equation, I will get the roots as 2 times of sorry, अरे देख सकते हो ना, जो product of the roots होगा that is basically minus 3 by 2, and the sum of the root, here we get the result. From here we get the result, sin theta is basically equal to half and sin theta is basically equal to minus of 3 by 2. Okay, so minus 3 by 2 possible हो सकता है? No, it's not possible. This particular is not real value of theta. So from here we'll get sin theta is equal to half and minus sin theta is equal to minus 3 by 2. So from this particular relation, what if we try and plot this sin theta graph? Okay, and 1 by 2 corresponding to this particular straight line. So from here we get actually 1, 2, 3 and 4 equations. Okay, 4 solutions from here. Okay, now basically actually the question में जो provide किया था that is basically 0 और 4 pi is not included.
Now in the question, the theta is from 0 and 4 pi, but why 0 and 4 pi is not included? Okay, 0 and 4 pi is not included, so the 0 won't be coming in this, and this 4 pi won't be coming in this. So from here we actually get 3 solutions, and also from here actually we get 4 solutions. The total solution will be how many? Total solutions of theta, total real value of theta possible will be 7. 7 possible values of theta will be available from this. So from here the answer to this question will be actually 7. The option is B. I hope this particular lecture is very clear, and this particular question is important question as well. Okay, so I hope this particular question is clear, and if not clear, okay, you can go to this particular lecture systems once again to make your concepts clear. Okay, so today's goal is basically cleared. Okay, and with this we come to the end of the determinant. Okay, so determinant खत्म होने वाला है. So today I gonna be uploading. तो determinant खत्म होने वाला है. Okay, it's all completed. Okay, so now onward we actually topic about the most important topic of matrix, जहाँ से सबसे ज़्यादा questions बनते हैं, that is properties of matrix, जहाँ पर adjoint, inverse और the matrix के बारे में बात करेंगे, ठीक है, and their properties as well. So from here the chapter has nice weightage. Okay, and determinant तो खत्म होने वाला है. So today I will upload the chapter practice problem as well as assignments questions. Okay, so in the description box of this particular lecture you will see both of them, assignments as well as practice problems. Okay, so वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना. Okay, and subscribe to my channel to not miss out any particular content, and also press the bell icon. With this I come to the end of the lecture. Thank you.